morning, dear students. I welcome all of you on my YouTube channel, Ambesh Pandey Physics. This video is only for class 8th students, and your topic is reflection of light. So let's start. Dear students, reflection of light. First of all, we know about the light. Actually, light is a form of energy by which we can enable us to see the object. बेटा लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, राइट, बाय विच वी कैन इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर ना? दूसरे शब्द में बात करें, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज। लाइट बेटा हमेशा रेज के फॉर्म में चलती है। थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए, लाइट रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ राइट। लाइट रेज बेटा हमेशा समूहों में चलती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, when two or more light travels in parallel form, they are called बीम ऑफ लाइट। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे फॉर्म आपके सामने आई। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज। लाइट रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। और फिर कहा गया कि when two or more light travels in a parallel form, जब दो या दो से अधिक लाइट पैरेलल फॉर्म में चलती हैं तब उन लाइट को बोला जाता है बेटा बीम ऑफ लाइट। करेक्ट? अंडरस्टैंड? बीम ऑफ लाइट मतलब जब दो या दो से अधिक लाइन एक साथ एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में ट्रेवल करें तो वही आपकी कहलाएंगी बीम ऑफ लाइट। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं बेटा? देखा जाए तो ऑब्जेक्ट आपके तीन टाइप्स के बनेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपका बनेगा ओपेक ऑब्जेक्ट, राइट। सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपका होगा ओपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपका होगा ट्रांसलूसेंट। लास्ट आपका बनेगा बेटा ट्रांसपेरेंट। क्लियर? ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। बेटा ओपेक ऑब्जेक्ट आप ऐसे ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं जहां से लाइट इस पे पड़े तो लेकिन कुछ भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के बाहर ना निकले, सभी की सभी लाइट को क्या कर दिया जाए? एब्जॉर्ब कर लिया जाए। मीन्स कह सकते हो एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब only small part of the light and reflect all the ray of light is called the opaque object. या दूसरे शब्द में बात करें, opaque object does not allow any light to pass through them. opaque object से बेटा कोई भी लाइट पास नहीं होती है। लाइक एज वुड, लाइक एज पेपर, ये सभी के सभी के opaque object। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में बेटा क्या होता है? ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू देम इज नोन एज द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, लाइक एज पॉलीथीन। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा? ऑल रे ऑफ लाइट
allows to pass through them are called the transparent object. And इसके एग्जाम्पल्स आप बनेंगे लाइक एज अ मिरर, लाइक एज अ ग्लास, लाइक एज अ लेंस. ओके, तो ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल आपको हो जाएंगे, ग्लास होगा, मिरर होगा, लेंस भी आपको बनेगा यहाँ पे. ट्रांसलूसेंट के एग्जाम्पल्स आपके ओनली पॉलीथीन होंगे. और ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं, लाइक एज ए पेपर, वुड, टेबल, ये सभी के सभी आपके बन जाएंगे एग्जाम्पल. ओके, तो आइए जो इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ध्यान से देखें बेटा. सबसे पहले बात आती है मिरर की. सपोज करें हमने यहाँ पे एक मिरर बना दिया कुछ ऐसा, ठीक है. आपने मिरर देखा होगा, मिरर जिसमें अपने आप को देख पाते हैं, अपने फेस को देख पाते हैं. तो बेटा मिरर में क्या होता है कि जिस साइड ऐसे मिरर लगा होता है हम अपना फेस इसमें देख पा रहे हैं. पीछे के साइड क्या होता है, पूरी तरीके से ओपेक होता है. पीछे के साइड में कोई कार्डबोर्ड या दफ्ती ऐसा कुछ लगा के रखी जाती है, ठीक है ना. तो कह सकते हैं कि एक साइड आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एक दूसरी साइड आपका ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. तो सपोज करें इस साइड क्या है, ओपेक है. ओपेक मतलब यहाँ से लाइट अब पास नहीं हो सकती, राइट. अब देखिए यहाँ से लाइट इंसिडेंट करेंगी, तो जो लाइट इस पे आ रही है, ऐसा जो लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, इस लाइट को बोला जाएगा बेटा इंसिडेंट रे. ये लाइट कैसी होंगी, इंसिडेंट रे. जिस पॉइंट पे आकर के टकरा गई हैं, इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्लियर. इसी पॉइंट से टकराने के बाद बेटा ये क्या होंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना. लेकिन रिफ्लेक्शन के पहले हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसा एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तो जो लाइन ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के निकली इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर. और ये परपेंडिकुलर लाइन बेटा कहलाती है आपकी नॉर्मल. क्लियर है यहाँ तक. इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल कहलाएगा. और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर. अब देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसको बोला जाएगा बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोट करेंगे हम लोग एंगल आई से. रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको डिनोट करेंगे हम लोग एंगल आर से. यहाँ तक क्लियर. देखा जाए फिगर में तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 4-5 चीज़ें आपके सामने फिगर में. बेटा इन सब की डिफिनीशन पूछी जाती है. इंसिडेंट रे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कुछ टर्मोलॉजी के तौर इस्तेमाल की जाती हैं जो कि आपकी बुक में दिया गया, आप उसको देख सकते हैं. इनकेस अगर कभी पूछा जाए इंसिडेंट रे क्या होगा तो आप कह सकते हो जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है वो का इंसिडेंट रे होगा. या आप ऐसे कह सकते हैं द रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर आर नोन एज द इंसिडेंट लाइट. रिफ्लेक्टेड में आप कह सकते हैं द रे ऑफ लाइट व्हिच इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, द रे ऑफ लाइट व्हिच इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर आर कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल में आप कह सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अ परपेंडिकुलर लाइन, at the point of incidence the perpendicular line is known as the normal. Point of incidence में आप कह सकते हैं the point where the incident ray strikes, the point where the incident ray strikes and the reflected back are known as the point of incidence. Angle of incidence में आप कह सकते हैं the angle between incident ray and the normal are called the angle of incidence, जिसको डिनोट किया गया बेटा एंगल आई से. रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आर को डिफाइन कर सकते हैं द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर नोन एज द रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको डिनोट किया गया एंगल आर से. क्लियर यहाँ तक.
सभी को बेटा क्लियर है? आइए देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी जो हमने एक्सप्लेन किया बोला मुझसे, इसको आपको भी अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है ना। पूछ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए फर्स्ट लॉ क्या बनेगा, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड refracted ray all lie in same plane। एंड सेकेंड लॉ आपका ये बनेगा बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? आइए पुनः देखते हैं इसको, फिर से पुनः समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में कहा गया इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे सपोज दैट कोई भी एक सरफेस ले रहे हैं ना, कोई भी सरफेस आपने लिया, जैसे सपोज दैट हमने अपना हाथ रखा हुआ है, तो लाइट बेटा जब इससे पड़ रही है, ठीक है ना, तो इसका एक सरफेस ये होगा, दूसरा सरफेस क्या होगा, नीचे वाला होगा, है ना। तो एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन नीचे वाला है, ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के दो प्लेन बन रहे हैं, एक ये दूसरा नीचे। तो लाइट इस पे पड़ रही, इंसिडेंट लाइट यहाँ पे पड़ी, इसी जिस जगह पे पड़ी उस जगह पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना, हमने इसी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी कुछ ऐसा, और फिर यहाँ से लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो देखा जाए इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, सब के सभी इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। सब क्या हो रहा है, इसी प्लेन में आ रहा है, नीचे वाले प्लेन में कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ आपका ये बनता है एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के डायरेक्टली बराबर होते हैं। कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर बेटा? एनी प्रॉब्लम? ओके, आइए देखते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बनता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस। फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज बनता है बेटा, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना। देखा जाए पहली जो कैरेक्टरिस्टिक बेटा बनेगी, फर्स्ट द इमेज इज इरेक्ट। इमेज क्या बनेगी, सीधी बनेगी। इरेक्ट का मतलब बेटा क्या होता है, सीधा, ठीक है ना। सेकंड बनेगा द इमेज, ऐसे लिखें, द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है बेटा जिसको हम आसानी से देख ना पाए, जिसको हम स्क्रीन पे देख ना पाए, स्क्रीन के जो पीछे बनी है ना, मतलब कह सकते हैं इट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पे ना बने, स्क्रीन के पीछे जा करके बन रहा है,
तीसरा आप कह सकते हैं द इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज बेटा दोनों बराबर होंगी। क्लियर है। चौथा आप कह सकते हैं द इमेज formed is as for behind mirror as it is in front of it। इमेज जो बन रहा है प्लेन मिरर में, मिरर लगा दिया, मिरर से जितना आगे हम खड़े होंगे मिरर में हमारी इमेज उसके अंदर उतनी ही पीछे जाके दिखाई देगी। मतलब कह सकते हैं कि मिरर से जितना आगे हम खड़े होंगे हमारी इमेज मिरर में उतनी ही पीछे जाकर के बनेगी। क्लियर। तो ये 4-5 आपके क्या बनते हैं। एक और छोटा सा लिख लें, द इमेज formed is laterally inverted। इमेज आपकी बेटा कैसी बनेगी, थोड़ी सी इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐसा देखें बेटा, इन्वर्टेड का मतलब होगा कि जैसे जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो हम मिरर के सामने खड़े होकर के यदि हम अपना बायां हाथ ऊपर करें तो मिरर में हमें लगेगा कि मिरर में जो हाथ उठा है वो दाहिना हाथ उठा हुआ है ना। मीन्स कह सकते हैं इफ वी रेज आवर लेफ्ट हैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर देन वी लुक इन द मिरर एज इट रेज आवर राइट हैंड। दिस लेटरल फिनोमेना इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन। ठीक है ना। ये जो उल्टी जो घटनाएं दिखती है हमें, हम अपना दाहिना हाथ उठा रहे हैं तो मिरर में बायां हाथ उठ रहा है, बायां उठा रहे हैं तो मिरर में दाहिना उठ रहा है, तो ये जो लेटरल जो घटना होती है एक्चुअली होता नहीं है ना, हमें आभास होता है ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस घटना को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। ऐसी को घटना को बोलेंगे जो इमेज हमारी मिल रही है ये कैसा मिल रहा है, लेटरल इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर। यहाँ तक तो बेटा कोई समस्या नहीं, आई थिंक सभी को क्लियर होगा, है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। एक छोटी सी घटना बनती है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के लिए कभी कभी आपने देखा होगा जैसे एक मिरर हमने ऐसा रख दिया, दूसरे मिरर को हमने इस साइड ऐसे लगा कर रख दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई व्यक्ति जब खड़ा होगा ऐसे करके हमने जो रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको अपनी इमेज एक से ज़्यादा बार दिखाई देगी। ठीक है ना, मतलब उसकी इमेज 2 बन सकती है, 3 बन सकती है, 4 भी बन सकती है। ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मल्टीपल इमेज बनाने के लिए हम मिरर को किस एंगल पर रखें, या फिर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिरर मान लीजिए 60 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है ना, इफ टू मिरर आर प्लेस्ड एट 60 डिग्री टू ईच अदर देन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द इमेज विल बी फॉर्म। 60 डिग्री एंगल पे अगर दो आपके मिरर लगा के रखे गए हैं तो कितने इमेज बनेंगे उस ऑब्जेक्ट की, ऐसा आपसे पूछा था। तो बेटा इसको कैलकुलेट करने के एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, n इक्वल टू 360/θ -1, राइट, जहाँ पे n आपका है नंबर ऑफ इमेज, थीटा आपका है एंगल जिस पे हमने मिरर को रखा हुआ है, जितने एंगल पे हमने मिरर को रखा हुआ है। ठीक है ना। अब इसी में एक छोटा सा आपका ऑपरेटर्स बनता है, पूछा जाता है कभी कभी कैलिडोस्कोप। एक मिनट, कैलाइडोस्कोप ये क्या होता है। अगर हम कैलिडोस्कोप की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं एन इंस्ट्रूमेंट एन
instrument through which multiple images are formed due to arrangement of mirrors in a particular angle inside it is called kaleidoscope. ठीक है ना, ये कैलेडोस्कोप बनेगा बेटा। कैलेडोस्कोप में क्या होता है कि हम अपनी ही इमेज को 3 से 4 बार हम देख पाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, मान लीजिए अगर आपसे कहा गया, किसी ने कहा कि मिरर को हमने 90 डिग्री पर रखा हुआ, दो मिरर को हमने 90 डिग्री पर रखा हुआ, तो कितने इमेजेस बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ़ टू मिरर आर प्लेस 90 डिग्री टू ईच अदर, इफ टू मिरर आर प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द इमेजेस विल फॉर्म। तो आपका कैलकुलेशन होगा n इक्वल टू 360 बाई 90 माइनस 1, राइट। थीटा के स्थान पर आपने क्या कर दिया, 90 रख दिया। क्लियर। तो 90 से 360 4 टाइम्स जाएगा, तो n इक्वल टू बेटा हो जाएगा 4 माइनस 1, दैट गिव्स 3 इमेजेस आपके बनेंगे। क्लियर। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल इमेज। ठीक है ना, या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब देखें बेटा, एक छोटा सा और लास्ट टॉपिक यहाँ पे बनता है, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो देखा जाए प्लेन मिरर के यूज। प्लेन मिरर जानते हैं ना, जिस मिरर में हम अपने आप को देख पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, पहला मिरर आपका यूज होगा प्लेन मिरर आर यूज in household for पर्सनल पर्पज। यहाँ पे पर्सनल पर्पज का मतलब होगा अपने आप को देख पाने के लिए, है ना, अपने यूज के लिए। दूसरा आपका होगा प्लेन मिरर आर यूज्ड, ऐसा लिखें, एक मिनट, प्लेन मिरर आर यूज्ड इन सोलर कुकर। सोलर कुकर जानते हैं ना, सोलर कुकर एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं उस कुकर में, और ये डिवाइस बेटा केवल सोलर एनर्जी से ऑपरेट होती है, सन की एनर्जी से ऑपरेट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर कुकर बोलते हैं, सोलर कुकर बोला जाता है। सोलर एनर्जी से और भी कुछ डिवाइसें बनती है, लाइक एज सोलर सेल एंड सोलर सेल पैनल, है ना। तीसरा यूज आपका बनेगा प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट रोड बेंड, जहाँ पे रोड मुड़ी हुई होती है। ठीक है ना, सो दैट vehicles coming from the opposite side, vehicles from the opposite side can be seen to prevent
एक्सीडेंट, जहाँ पे बेटा रोड मुड़ी हुई होती है, जैसे मान लीजिए ये रोड गया हुआ है और यहाँ पे से टर्न हुआ है, तो इसी जगह पर हम क्या करते हैं, मिरर लगा देते हैं, प्लेन मिरर लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस मोड़ पर और कौन सी आपकी गाड़ियाँ आ रही, ठीक है ना, और एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, कैमरा में यूज होता है, या फिर इसको ऐसे सुन लें ना कि कैमरा में यूज होता है, माइक्रोस्कोप में भी कभी कभी यूज करते हैं, बैकिस में यूज करते हैं, प्लेन मिरर का यूज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्लेन मिरर का यूज इन सब चीज़ों में आपका किया जाता है, राइट। तो बेटा ये आपका इस चैप्टर का सारा एक्सप्लेनेशन था, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।